आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये सफर बर्फीले पहाड़ों की ऊंचाइयों से शुरू होता है, घने जंगलों और विशाल मैदानों से गुजरता है और आखिरकार समुंदर में जाकर खत्म होता है। हम गंगा नदी तंत्र की यात्रा करेंगे। हाँ, उसके पहले कदम से लेकर उसके विशाल डेल्टा तक। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी यात्रा को नक्शों और तस्वीरों के जरिए सामने रखते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नदी के भूगोल की कहानी नहीं है, ये भारत की जीवन रेखा की कहानी है। सही कहा। हम लगभग 2225 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल तक। भारत की सबसे लंबी नदी। हाँ, ये भारत की सबसे लंबी नदी जरूर है, पर इसकी असली कहानी इसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इसकी गहराई और इसके प्रभाव में है। इसका हर मोड़ एक नई कहानी कहता है। तो सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा, गंगा नदी बनती कैसे है? हम सबने सुना है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन क्या ये सच है? क्या वो पहली धारा ही गंगा कहलाती है? हाँ, बिल्कुल यही सवाल। यहीं पर कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि जो हम आमतौर पर सोचते हैं, हकीकत उससे थोड़ी अलग है। अच्छा। उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से जो मुख्य धारा निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी। हाँ, कहते हैं कि राजा भागीरथ की तपस्या से यही धारा धरती पर आई थी। लेकिन ये अकेली नहीं है। दूसरी तरफ से एक और शक्तिशाली धारा आती है, अलकनंदा। अच्छा, तो ये दो अलग अलग नदियां हैं। तो फिर गंगा कहाँ से अस्तित्व में आती है? वो होता है देवप्रयाग में। ये वो पवित्र जगह है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। ओह। इस संगम के बाद जो संयुक्त धारा बनती है, उसे हम और आप गंगा के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से देवप्रयाग ही गंगा का असली जन्म स्थान है। यानी देवप्रयाग से पहले भी एक पूरी कहानी है, खासकर इस अलकनंदा नदी की। ये तो काफी महत्वपूर्ण लगती है। बहुत बहुत ज्यादा। अलकनंदा की अपनी एक बहुत ही पवित्र यात्रा है, जिसमें 5 संगम आते हैं, जिन्हें मिलाकर पंचप्रयाग कहा जाता है। पंचप्रयाग। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नदियों का मिलना नहीं है, ये आस्था के पड़ाव हैं। हर प्रयाग एक तीर्थ है। तो ये पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? चलिए इस यात्रा को देवप्रयाग तक पहुंचाते हैं। जरूर। अलकनंदा की यात्रा में सबसे पहला संगम होता है विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग। हाँ, जहाँ धौली गंगा नदी आकर उसमें मिलती है। यहाँ से हजारों साल पुरानी तीर्थ यात्रा का रास्ता शुरू होता है। और इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर आता है नंदप्रयाग, जहाँ नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, दूसरा हो गया नंदप्रयाग। तीसरा है कर्णप्रयाग, जहाँ पिंडर नदी अलकनंदा में आकर मिल जाती है। और चौथा संगम है रुद्रप्रयाग। ये एक बहुत ही खास जगह है, क्योंकि यहाँ केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी मिलती है। अच्छा, केदारनाथ वाली। जी। हर संगम पहाड़ों की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है। ये सिर्फ पानी का मिलन नहीं, संस्कृतियों का मिलन है। और पांचवा और अंतिम प्रयाग तो देवप्रयाग ही हुआ, जहाँ भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है। बिल्कुल। लेकिन एक और प्रयाग है जो बहुत प्रसिद्ध है, प्रयागराज। जी। उसका इन पंचप्रयाग से क्या संबंध है? हाँ, प्रयागराज इन सबसे अलग और मैदानों में है। अगर पंचप्रयाग पहाड़ों में गंगा के जन्म की कहानी कहते हैं, तो प्रयागराज मैदानों में उसके विस्तार की कहानी कहता है। मतलब एक नया अध्याय। हाँ, ये वो जगह है जहाँ गंगा अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना और पौराणिक सरस्वती से मिलती है। वो इस पहाड़ी यात्रा के बाद मैदानी सफर का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। समझ गया। तो पहाड़ों की इस रोमांचक यात्रा के बाद जब गंगा हरिद्वार के पास मैदानों में उतरती है, तो नदी के स्वभाव में क्या बदलाव आता है? जाहिर है पहाड़ों में इसका बहाव तूफानी और तेज होता होगा। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि पहाड़ों में गंगा एक ऊर्जा से भरी हुई युवा की तरह है, जो चट्टानों को काटती हुई, शोर मचाती हुई आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार में मैदानों को छूती है, वो एक शांत और समझदार व्यक्तित्व में बदल जाती है। रफ्तार धीमी हो जाती होगी। ढलान कम हो जाती है, रफ्तार धीमी पड़ जाती है और नदी चौड़ी होकर फैलने लगती है। यहीं से उसका एक नया काम शुरू होता है, हिमालय से अपने साथ लाए हुए उपजाऊ मलबे यानी जलोढ़ मिट्टी को बिछाना। और इसी मिट्टी ने उत्तर भारत के विशाल मैदानों को बनाया है ना? मैंने स्रोतों में बांगर और खादर, इन 2 तरह की मिट्टियों का जिक्र देखा है। इनमें क्या फर्क है? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये उस क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली तय करता है।
अच्छा। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान हैं। ये नदी के किनारों से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं, जहां आमतौर पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। तो ये कम उपजाऊ होगी? हाँ, ये मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है और इसमें कंकर भी पाए जाते हैं। तो अगर बांगर पुरानी मिट्टी है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ खेती करना ज़्यादा मुश्किल होता होगा? किसानों को सिंचाई के लिए पूरी तरह इंसानी तरीकों पर जैसे नहरों या ट्यूबवेल पर निर्भर रहना पड़ता होगा? एकदम सही पकड़ा आपने। बांगर के इलाकों में खेती के लिए सिंचाई की जरूरत ज्यादा होती है। और खादर? अब बात करते हैं खादर की। आप इसे प्रकृति का एक रीसेट बटन समझ सकते हैं। रीसेट बटन? हाँ, ये निचले बाढ़ वाले क्षेत्र हैं जहां हर साल नदी मिट्टी की एक नई, ताजा और बेहद उपजाऊ परत बिछा देती है। हर बाढ़ पुरानी कमियों को ढककर एक नई उपजाऊ चादर डाल देती है। वाह, मतलब खादर में तो जमीन हर साल अपने आप नई हो जाती होगी? बिल्कुल। इसीलिए आप देखेंगे कि इन इलाकों में गन्ने, चावल और गेहूं की खेती जबरदस्त होती है। ये उत्तर भारत के कृषि का दिल है। और आबादी भी ज्यादा होगी फिर तो? जी, और इसी वजह से खादर के इलाकों में आबादी भी ज्यादा घनी होती है। ये जमीन और पानी का वो रिश्ता है जिसने सदियों से यहाँ की बस्तियों को आकार दिया है। तो जब नदी ने ये विशाल मैदान बना दिए तो जाहिर है कि ये काम उसने अकेले नहीं किया होगा। उसका एक पूरा परिवार यानी सहायक नदियां होंगी। हाँ, बिल्कुल। गंगा के इस विशाल तंत्र में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल हैं? गंगा का तंत्र वाकई बहुत विशाल है, लेकिन अगर हम सबसे बड़े और सबसे कह सकते हैं वफादार साथी की बात करें तो वो यमुना है। यमुना? ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, लगभग 1370 किलोमीटर लंबी। ये भी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिलने से पहले दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहरों से गुजरती है। और काफी दूर तक समानांतर बहती है ना? बिल्कुल, जैसे दो बहनें साथ चल रही हों। और यमुना भी अकेली नहीं है, उसकी अपनी भी सहायक नदियां हैं। चंबल का जिक्र आते ही मेरे दिमाग में हमेशा बीहड़ों की तस्वीर आती है। ये बीड़ असल में हैं क्या? सही कहा। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलकर इटावा के पास यमुना में मिलती है। ये अपनी उत्खात भूमि या बेडलैंड्स के लिए जानी जाती है, जिन्हें हम आम भाषा में बीहड़ कहते हैं। तो ये बनते कैसे हैं? ये असल में वो जमीन है जिसे नदी ने हजारों सालों तक अपनी तेज धार से काट काट कर एक भूल भुलैया जैसी बना दिया है। गहरी खाइयां, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ये एक अलग ही दुनिया है। और इसी भूगोल ने इसे डाकुओं की कहानियों का घर भी बनाया। बिल्कुल। और इस नदी की और क्या खासियत है? चंबल राजस्थान की एकमात्र सदाबहार नदी है। एकमात्र? हाँ, यानी इसमें साल भर पानी रहता है, जो सूखे प्रदेश के लिए एक वरदान है। इसी वजह से इस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जैसे बड़े बांध बनाए गए हैं। ये तो हुई यमुना और उसकी सहायक नदियां। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो दक्षिण के पठार से निकलकर सीधे गंगा में मिलती हैं। हाँ, और वो अपने साथ पठार का चरित्र लेकर आती हैं। इसमें दो प्रमुख हैं। पहली है सोन नदी। सोन नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक वहीं से जहां से नर्मदा निकलती है। लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर चली जाती है और सोन उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं शायद। हाँ, इसकी रेत में सोने के कण मिलने की कहानियों की वजह से इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। और दूसरी है दामोदर नदी। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पहले इसमें इतनी विनाशकारी बाढ़ आती थी कि इसे बंगाल का शोक कहते थे। बंगाल का शोक? जी, ये नदी जब उफान पर होती थी तो पूरे इलाके में तबाही मचा देती थी। अब इस पर कई बांध बना दिए गए हैं, जिससे बाढ़ पर काबू पाया गया है। और ये इलाका कोयला और अभ्रक जैसे खनिजों का खजाना भी है। ये तो हुई वो नदियां जो दक्षिण से आके मिलती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा तो हिमालय से आता है। वहां से और कौन सी धाराएं आकर इसमें मिलती हैं? बिल्कुल, गंगा के बाएं तट पर यानी उत्तर से आकर मिलने वाली ज्यादातर नदियां हिमालय से ही आती हैं। इनमें रामगंगा है, जो कुमाऊं हिमालय से निकलकर कन्नौज में मिलती है। उसके बाद आती है गोमती, जिसकी एक बहुत ही अनोखी बात है। वो क्या है? गोमती गंगा की एकमात्र ऐसी प्रमुख सहायक नदी है जो पहाड़ों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके पीलीभीत से ही निकलती है। अच्छा, ये मैदानों से ही निकलती है? हाँ, लखनऊ और जौनपुर जैसे बड़े शहर इसी के किनारे बसे हैं। और नेपाल से आने वाली नदियों का क्या? वो तो बहुत ज्यादा पानी और मिट्टी लाती होंगी। हाँ,
नेपाल से आने वाली नदियां बहुत ताकतवर हैं। इनमें एक है गंडक, जो नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है, और दूसरी है कोसी। कोसी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। बिल्कुल, बिहार का शोक। ये नाम क्यों पड़ा? दामोदर की तरह बाढ़ की वजह से। बाढ़ तो है, लेकिन कोसी की कहानी थोड़ी अलग है। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। रास्ता बदलने के लिए? हाँ, ये हिमालय से अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लाती है और उसे मैदानों में जमा कर देती है, जिससे इसका अपना ही रास्ता रुक जाता है और एक नई राह पकड़ लेती है। मतलब ये कहीं भी बहने लग सकती है? सोचिए, एक साल आपके गांव के पास नदी बह रही है और अगले कुछ सालों में वो दसियों किलोमीटर दूर बहने लगे और आपके गांव को तबाह कर दे। यही कोसी करती आई है। ये तो बहुत ही विनाशकारी है। और गंगा के बाएं तट की कोई आखिरी बड़ी सहायक नदी? भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद गंगा पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश की सीमा की ओर मुड़ जाती है। तो अब हम यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम की जगह का जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है। यहाँ ऐसा क्या होता है? फिर विशाल गंगा नदी 2 हिस्सों में बंट जाती है। 2 हिस्सों में? जी। एक शाखा, जिसे हुगली कहते हैं, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत में ही रहती है। ये कोलकाता शहर को जीवन देती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे नदी की वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। और मुख्य धारा जो ज्यादा बड़ी होगी, उसका क्या होता है? मुख्य धारा यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर बांग्लादेश में दाखिल हो जाती है, और जैसे ही वो सीमा पार करती है, उसका नाम बदल जाता है। अच्छा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा? तो बांग्लादेश में पद्मा की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है? क्या वो अकेले ही समुद्र तक जाती है? वहाँ एक महासंगम होता है, दुनिया की 2 सबसे बड़ी नदियों का मिलन। वो कैसे? बांग्लादेश में गोलुंडो के पास पद्मा का संगम होता है जमुना नदी से, और ये जमुना कोई और नहीं बल्कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी ही है, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या बात है! गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन, उस मिली हुई धारा को क्या कहते हैं? वो तो अविश्वसनीय रूप से विशाल होगी। विशाल तो इतनी कि आप एक किनारे पर खड़े होकर दूसरा किनारा नहीं देख सकते। और दिलचस्प बात यह है कि इस संगम के बाद भी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। पद्मा ही? हाँ, फिर थोड़ा और आगे चांदपुरा के पास इसमें एक और बड़ी नदी मेघना आकर मिलती है, और अंत में ये तीनों नदियों की मिली-जुली विशाल जलराशि मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और इसी महामिलन से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है ना? सुंदरवन डेल्टा। बिल्कुल, ये सुंदरवन डेल्टा है, जो भारत में हुगली और बांग्लादेश में मेघना नदियों के बीच फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बनता हुआ डेल्टा है। इसका नाम सुंदरवन क्यों है? इसका नाम यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों के कारण पड़ा है। ये जमीन और पानी की एक जादुई दुनिया है। घने मैंग्रोव जंगल, सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां और नाले। और ये मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का आखिरी बड़ा घर भी है। जी बिल्कुल। तो ये थी 2525 किलोमीटर की एक असाधारण यात्रा। एक हिमनद से निकली एक धारा कैसे रास्ते में दर्जनों नदियों को अपने में समेटती है, विशाल मैदानों को सींचती है और आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना के समंदर में खो जाती है। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? इसका सार यह है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरा जीवित तंत्र है, एक गतिशील प्रणाली जो लगातार बदल रही है, बना रही है और मिटा रही है। इसने न केवल इस क्षेत्र के भूगोल को आकार दिया है, बल्कि करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, आस्था और जीवन को भी गढ़ा है। ये सचमुच एक जीवन रेखा है। बिल्कुल। हमने गंगा की भौगोलिक यात्रा को तो समझ लिया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस भौतिक रास्ते ने अपने किनारों पर बसने वाले करोड़ों लोगों की संस्कृति, आध्यात्मिकता और इतिहास के जरिए कितना गहरा और विशाल रास्ता बनाया होगा। वो भी एक नदी है जो सदियों से बह रही है। हाँ, ये एक ऐसा